हेलो एवरीवन। आज के इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो प्रश्नावली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं और इन कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा अभी भी और आगे की क्लासेस में भी। इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से पहले समझना है, उसके बाद प्रश्नावली आराम से आप कर लोगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय सेट्स। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक वो है सबसेट। ठीक है, उपसमुच्चय। ये जो नोट्स वगैरह है बच्चों, ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है। देखो, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। वैसे तो मैं आपको नोट्स दे ही रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेन चीज़ आपका होना चाहिए समझने पर। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। तो देखो, यहाँ पर जो भी रामायण लिखी हुई है वो तो आप लिख लेना, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि भैया उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। मेरे पास एक समुच्चय मैंने ले लिया है बी, जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4 5। और मेरे पास एक समुच्चय है ए, जिसके पास अवयव है 1 2 3। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो वन अवयव है ये यहाँ पर मौजूद है। ये जो वन आपका ए में है ना, ये वन आपका बी में भी है। ये जो टू आपका यहाँ दिख रहा है, ये टू आपका इधर भी है। अगर टू आपका ए में है तो यही टू आपका बी में भी है। अगर ये तीन आपको ए में दिख रहा है तो ये तीन आपको बी में भी दिख रहा है। अगर तीन आपका ए में है तो यही तीन अवयव आपका बी में है। तो एक का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है। एक का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। यानी कि ये जो ए है सेट, इस बी सेट का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। ये जो ए सेट है ना, ये बी सेट का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को हम ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं कि ये वाला चिन्ह देख रहे हो, ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, उपसमुच्चय वाला जो पार्ट होता है ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा हमेशा। मतलब बी का बड़ा का मतलब क्या? बी में ज्यादा अवयव होंगे, ए में कम अवयव होंगे। ठीक, आई बात समझ में? अगर मैं और एक आपको एग्जांपल दूं, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर है ए बी सी डी, और मेरे पास एक सेट बी है जिसके पास है ए और सी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया ए तो यहाँ है, ए यहाँ पे भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ पे भी है। तो अगर ये जो आपका बी में है ना, वो ए आपका ए में भी है। जो सी आपका अवयव बी सेट में है, वो जो सी अवयव है भैया, वो तो ए में भी है। यानी कि इस बी का जितना भी अवयव है वो ए में उपस्थित है। यानी कि ये जो बी है भैया, वो सब सेट है किसका? ए का। ये आप बोल देंगे सबसेट बोले तो उपसमुच्चय। कोई परेशानी आपको समझने में? नहीं, सिंपल। जब किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों में उपस्थित होता है, तो ये वाला जो समुच्चय होता है वो उस समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट, जो बोलने में ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सारे टॉपिक को मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका प्रॉपर नोट्स बन जाए। अगला टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं उचित या वास्तविक उपसमुच्चय। ये क्या होता है? ठीक है, सो देखिए, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, सो एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय आपके पास बी है, जो कि आपने लिया है, और वो दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर समुच्चय क्या होते हैं ये हमने प्रश्नावली 1.2 में सीखा हुआ है। इन पर आधारित हमने प्रश्न भी किया हुआ है। ठीक है, तो देखो, इस एक को उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय हम कब कहेंगे? एक को उचित उपसमुच्चय कहते हैं ये वाले चिन्ह से। देखो क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब एक का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हो, तो मतलब समुच्चय तो उपसमुच्चय तो है ही है। उचित का मतलब क्या होगा? ए को उचित समुच्चय बी का कब कहेंगे? कि ये वाला जो होगा ना, सिंपल सी भाषा है, ये छोटा होगा और इसमें ये बड़ा होगा, इसमें ज्यादा अवयव होंगे। देखो, ए उचित समुच्चय उचित उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि ए में कितने अवयव है? 3। बी में कितने अवयव है? 4 अवयव है। ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3
बी में उपस्थित है। ठीक है, तो ए जो हो जाएगा वो उचित उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। ए हो जाएगा प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है और ए छोटा है बी बड़ा है, तो लिखने का तरीका होता है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और यहाँ ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब एक नोट कॉपी में करके लिख लेना। ठीक है, मैं अभी आपको एक नोट लिखाऊंगा। दुनिया में जितने भी सेट होते हैं खुद का उपसमुच्चय खुद होता ही होता है। ठीक है, ये नोट कॉपी में लिख लीजिए। नोट क्या है, पहला वाला, पहला नोट आप कॉपी में लिखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है। ये आप लिख लीजिए। अगर बात करूं, ए हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, तो ये खुद का उपसमुच्चय खुद होगा ही होगा, ऐसे। उसके बाद जो मैंने आपको फाई बोला था, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही होता है। फाई, फाई बोले तो रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी प्रश्नों में, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। फाई रिक्त समुच्चय प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। ये कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी अभी आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, देखो देखो, ये तो हमारा ए हो गया प्रॉपर सबसेट, तो ये क्या हो गया, उचित समुच्चय। और इस बी, देखो, कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय हो सकता है परंतु वह स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये नोट भी आप लिख लो। देखो, कोई भी जो समुच्चय है वो खुद का उपसमुच्चय तो हो सकता है, मैंने अभी लिखवाया भी आपको नोट में, लेकिन वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट क्यों किया, क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में इधर वाला छोटा होना चाहिए और उधर वाला बड़ा होना चाहिए। अब अगर खुद का प्रॉपर सेट बोलूंगा तो खुद के पास अगर उसके एक मैंने समुच्चय लिया जिसमें 4 अवयव है और इधर भी तो 4 ही होगा, तो बराबर हो गए ना, इधर कम होना चाहिए था, तो ये तो बराबर हो गए। तो खुद का उचित या वास्तविक उपसमुच्चय कोई नहीं हो सकता। खुद का खुद उपसमुच्चय हो सकता है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे सुपर सेट के बारे में। इसके बाद करेंगे सुपर सेट, जिसे कहते हैं हिंदी में अधि समुच्चय। ठीक है, अधि समुच्चय क्या होता है, देखो जो अभी आप पढ़ के आओ ना उसी को समझ लो। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है परंतु बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अब यहाँ समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने मान लिया कि भैया ए के अंदर है ना 1 2 3 है, सिंपल उदाहरण लेते, और बी में मैंने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। अब आप देखो, चूंकि ए जो समुच्चय है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी में मौजूद है, तो ए जो सेट है बी का क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय। परंतु परंतु बी जो है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया बी के पास 4 है परंतु ए के पास 4 नहीं है। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास 2 सेट है, एक सेट का उपसमुच्चय दूसरा है और परंतु दूसरे का उपसमुच्चय वो वाला नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। और अधिसमुच्चय बड़ा वाला होता है। कौन सा वाला होता है, बड़ा वाला होता है। तो ये देखो वही चीज लिखा है, यदि समुच्चय ए तो समुच्चय बी इस प्रकार है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है परंतु बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो इस समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ये जो हमारा बी होगा ना भाई, ये हमारा होगा अधिसमुच्चय।
अधिसमुच्चय क्या होगा? जिसमें अवयव ज्यादा होते हैं, ठीक है, वही हमारा अधिसमुच्चय होता है, जिसमें अवयव ज्यादा होते हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं अधिसमुच्चय को। हालांकि इस पर अंकित प्रश्न नहीं है आपके एनसीईआरटी में भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आपको बाकी तैयारियों में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए, अब कुछ नोट मैंने आपको लिखवा दिया था ऑलरेडी, कि याद रखिएगा नोट में प्रत्येक समुच्चय ए के लिए मैंने, अगर कोई भी समुच्चय ले लो आप, फाई जो होता है एक उपसमुच्चय होता ही होता है। फाई हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये मैंने आपको लिखा दिया। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या लिखाया था कि हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय जरूर होता है। अगर ए है तो ए का उपसमुच्चय, ए खुद का उपसमुच्चय खुद होगा ही होगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब कुछ देखिए, ये कुछ नॉर्मल सी बात है। देखो, ये याद रखने वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कि अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, ये याद रखने वाला कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये सब चीज़ें आसान है। देखो, आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और यहाँ लिख दिया मैंने पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स, डब्ल्यू से दिखा दे। होल नंबर में काउंटिंग 0 से होती है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो कि भैया 1 इधर है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 है, 3 इसमें, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है। इससे आपको ये आइडिया लग रहा है कि भैया जो n है ना, वो डब्ल्यू का क्या है, उपसमुच्चय है। लेकिन डब्ल्यू n का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया देखो, 0 डब्ल्यू के पास है लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है। यानी कि ये डब्ल्यू क्या है, बताओ बताओ क्या है डब्ल्यू? डब्ल्यू n का अधिसमुच्चय है, प्रॉपर। क्या है ये? जो डब्ल्यू है, एन देखो बड़ा वाला जो क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है। भले ही इसके पास जितने अवयव, इसके एक ज्यादा तो जरूर होगा। इसमें 1 से स्टार्ट है, इसमें 0 से स्टार्ट है, तो इसमें ज्यादा पद है। तो जो ज्यादा वाला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, अधिसमुच्चय, है कि नहीं? तो एन जो है वो डब्ल्यू का क्या है, उपसमुच्चय। डब्ल्यू एन का उपसमुच्चय नहीं है, तो बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो जो डब्ल्यू है वो अधिसमुच्चय है किसका, एन का, ठीक है। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय ये होता है। तो ये सब नॉर्मल सी बात है जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। ये सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अंतराल की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, अंतराल की बात करते हैं। अंतराल में रटने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ अंतराल। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाया है, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ना हिंदी में लिखा हुआ है समृद्ध फमृद्ध विवृत, ये मैं हम भूल जाते हैं। सिंपल भाषा याद रखो, ये जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह, इसे बोलते हैं ओपन, ठीक है। अंतराल को बोला जाता है इंटरवल। ये आसान है, तो कुछ कुछ वर्ड अंग्रेजी में ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। और उसके बाद अगला जो ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं क्लोज्ड, बंद, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये समृद्ध फमृद्ध मुझे तो समझ में नहीं आता, थोड़ा भूल भी जाता हूँ मैं, लेकिन आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो ओपन इंटरवल कब लगाते हैं, जब ऐसा चिन्ह होगा ना, जब ऐसा चिन्ह होगा तो ये वाला लगता है। और अगर ऐसा चिन्ह या फिर ऐसा चिन्ह है तो ये वाला लगता है, क्लोज्ड, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसे कहते हैं विवृत अंतराल, ठीक है। तो विवृत को भूल जाओ, ओपन इंटरवल याद रखो। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना कि भैया x का जो मान है ना, वो b से छोटा है और a से बड़ा है, ये इसका मतलब हुआ, इस इंटरवल का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बताऊं कि भैया, अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, ये आपकी बाउंड्री है, ये a है, ये b है। ना तो आपका a है ना ही आपका b है। देखो, आपने एक प्लॉट लिया है, प्लॉट लिया है तो प्लॉट के इधर बाउंड्री है और इधर बाउंड्री है।
आपका बाउंड्री नहीं है। ये जो ए और बी है आपकी दीवार है, समझ लो। दीवार आपकी नहीं है, दीवार आपकी नहीं है, प्लॉट आपका है। तो ये प्लॉट के अंदर की ये जो जमीन है ये आपकी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इस एक्स के पास ए है, ना ही इस एक्स के पास बी है। ए से बड़े सारे पद हैं, बी से छोटे सारे पद हैं, ये इसका मतलब हुआ। अब ये क्लोज आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का जो मान है बी या बी से छोटा है और ए या ए से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये बाउंड्री है ए और ये है बाउंड्री बी। आपकी बाउंड्री दोनों आपकी, आपने खुद आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री भी आपकी है और अंदर का ज़मीन भी आपका है। तो ये आपके पास ए भी है, आपके पास बी भी है और इसके अंदर के सारे पद आपके हैं। ये होता है क्लोज का मतलब, ठीक है। अब ये चिन्ह जो लगा पड़ा है इसका मतलब क्या है कि जो एक्स का मान है, ये वाला चिन्ह, यदि ये वाला चिन्ह तो ये लगेगा, एक्स का मान बी से छोटा है और ए या ए से बड़ा है। यानी कि आपने जो प्लॉट लिया है, आपने बाउंड्री ए बनाई है, तो बाउंड्री ए आपका है, उसके अंदर की ज़मीन भी आपकी है, लेकिन दूसरे वाला बाउंड्री किसी दूसरे का है, वो आपकी बाउंड्री नहीं है। यानी कि बी आपके पास नहीं है, ए आपके पास है और इसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी है, ठीक है। इधर वाले का मतलब क्या हुआ कि भैया एक्स का जो मान है बी या बी से छोटा है और ए से बड़ा है। इसका मतलब अब की बार जो बाउंड्री दी है ए आपकी नहीं है, ये वाली बाउंड्री किसी दूसरे की है, लेकिन ए आपके पास नहीं है, इसके अंदर की सारी चीज़ें आपकी हैं और बी भी आपका है। देखो बी पे ये क्लोज लग गया ना, क्लोज जब होगा, क्लोज का मतलब है उसको भी लेना है और उसके अंदर के भागों को भी लेना है, ठीक है। तो बी भी आपका है और बी से जो नीचे की चीज़ें हैं वो भी आपकी हैं। ए आपका नहीं है, लेकिन ए के आगे की सारी चीज़ें आपकी हैं। सिंपल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं चीज़ें रटवाने में नहीं, सिखाने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, तो हमारे पास अगर कोई सेट है, हमारे पास कोई सेट है, ठीक है। सेट मतलब कोई भी समुच्चय और उसमें जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं और उन सभी उपसमुच्चयों को मैं एक साथ लिख दूंगा, तो उनको हम कहते हैं पावर सेट, घात समुच्चय। यहाँ पर मैंने देखो एक सेट लिया है ए, ठीक है, जिसके अंदर अवयव कितने हैं, 1 2 3 अवयव है। तो एक फॉर्मूला होता है उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए, ये एक नंबर में भी एग्जाम में आ जाता है, उपसमुच्चयों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ n कितना है, 3 है। तो अगर इस प्रश्न में आ जाओगे तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8 उपसमुच्चय बनेंगे। और ये 8 के 8 मैंने बना के दिखा भी दिए। पहले मैं इसकी बात बाद में करूंगा, पहले एक छोटा सा लेते हैं, छोटे से समझते हैं फिर बड़े में आएंगे। उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा एक, ठीक है। मैंने मान लेते हैं, माना ए ले लिया, जिसके अंदर ले लिया मैंने 1,2, ठीक है। 2 अवयव है, चूंकि उपसमुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n। तो n कितना है भैया, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2, यानी कि 4 उपसमुच्चय होंगे भैया, ठीक है। अब वो 4 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं फटाफट। सो देखो, मैंने अभी बोला कोई भी जो समुच्चय होता है, पाई होता ही होता है समुच्चय, और उसके बाद मतलब उस समुच्चय होता ही होता है और खुद का उपसमुच्चय खुद होता ही होता है, ये दो चीज़ तो फिक्स है। तो अगर इसके उपसमुच्चय की मैं बात करूं, एक उपसमुच्चय आपका फाई हो जाएगा और एक खुद वही सेट हो जाएगा, ये दो तो होंगे ही होंगे। 4 टोटल हैं, 2 तो आपको पहले ही मिल गए। अब और 2 क्या होगा, 1, एक, क्योंकि इस अगर मैं इसका एक उपसमुच्चय 1 बना लूँ, इसके अंदर 1 है, इसके पास भी 1 है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। एक मैंने बना लिया 2, ठीक है। सिंगल, एक बार सिंगल पद लेना है, ठीक है। देखो सिंगल लिया फिर डबल भी लिया और फिर 5 भी लिया, तो टोटल कितने हो गए, 4। क्या कुछ और बना सकते हो, आप बोलोगे सर हाँ बना सकता हूँ, आपने 1,2 लिखा, यहाँ 2,1 कर दो, सर और एक बन गया। नहीं बच्चों, ये और एक नहीं है, वही है।
मैंने 1.1 में आपको समझाया था कि इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप 1,2 लिख रहे हो 2,1 लिख रहे हो, मतलब एक ही है। तो ये चार ही बनेंगे। आप सोचोगे 1,2 अलग है 2,1 अलग है, नहीं, सेम चीज है। तो ये चार उपसमुच्चय बने, और जितने भी उपसमुच्चय उनको सबको जब हम एक साथ लिख देते हैं, एक साथ जब लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा घात समुच्चय। जब हमारे पास कोई समुच्चय दे रखा है, उसके हम सारे उपसमुच्चय बना ले रहे हैं और उन सभी उपसमुच्चयों को एक साथ लिख ले रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 वाले पर। ठीक है, 3 वाले का आप देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 3 अवयव हैं। उपसमुच्चय कितने होंगे? 8 होंगे। पहला उपसमुच्चय फाई होगा, और अगला जो आखिरी मैंने बोला था वो खुद होता है, 1 2 3, और ये फाई। दो तो फिक्स हो गए, अब 6 बनाने। 3 है ना, तो सिंगल सिंगल ले लिया। ठीक है, सिंगल सिंगल ले लिया, तो ये कितने? 2 3 4 5 हो गए। अब और भी 3 बनेंगे। अब डबल डबल का ले लो, 1,2 लिया, 2,3 लिया, और फिर 3,1 ले लिया। हो गया और 3। क्या और कोई बना सकता? और कोई बन सकता है? नहीं, और कोई नहीं बन सकता। ट्राई करके देखो, और कोई बन सकता है? नहीं बनेगा। यही बनेंगे 8 समुच्चय। और इन सभी उपसमुच्चयों को जब इस मझले वाले ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? घात समुच्चय। एक का घात समुच्चय। सभी उपसमुच्चयों को इस ब्रैकेट के अंदर आप जब लिख देते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? देखो बच्चों, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार दोबारा देखिएगा बैक करके। ठीक, बहुत आसान है। हाँ, एक बार हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा समझ में ना आए, तो रिपीट करके एक बार देख लिया करो दोबारा बैक जाके। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है बच्चों। ज़रूरी नहीं कि आपको मैं एक बार बोलूँ तो एक ही बार में समझ में आ जाए। कुछ कुछ बच्चों को एक बार में आ जाए। जब मुझे भी पढ़ाया गया तो मुझे भी एक बार में नहीं आया था समझ में। मैंने भी जब सर ने पढ़ाया, फिर मैंने दोबारा रिवीजन किया, दोबारा से सर से पूछा। आपके पास तो वीडियो पड़ी है, आप 100 बार भी देख सकते हो। और जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो, टीचर से एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा जब पूछो, टीचर बहुत चिढ़ जाता है। आपके पास तो वीडियो पड़ी हुई है, 200 बार देखो भाई, आराम आराम समझ समझ के देखो। ये फैसिलिटी है आपके पास, इसका इस्तेमाल करो। और अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे, मेरे तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं आ रहा एक बार में, तो नॉर्मल सी बात है, अब दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, एक बार ध्यान से रिवाइज कीजिए, आराम से आ जाएगा। क्योंकि एक साथ में आपको कई चीज़ समझा रहा हूँ, तो एक पढ़ रहे हो तो दोबारा दूसरा पढ़ते पढ़ते हो सकता है पीछे वाला भूल भी जा रहे हो। तो ये ह्यूमन नेचर होता है बच्चों, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैथ में आप जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप स्ट्रांग बनते जाते हो टाइम के साथ। इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये उपसमुच्चयों की संख्या वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लिखवा दिया है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। मेरे पास एक समुच्चय है, ठीक है, ए है, ये है, और ये मेरे पास बी है, और मेरे पास एक समुच्चय यू है जिसमें ए से लेकर जेड तक है। तो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें बाकी सभी समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों, उस समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो, ये जो एक समुच्चय ए है, इसके पास ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है। तो ए के सभी अवयव इसमें आ गए। उसके साथ साथ देखो, इसमें क्या है? ए है, ए है, ई है, ई है, क्योंकि इसमें ए से लेकर जेड है ना, तो आई ओ यू सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके सारे अवयव इसमें आ रहे हैं, इसके सभी अवयव इसमें आ रहे हैं। तो ये जो यू है, ये वाला जो यू सेट है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। चीजों को रटना नहीं, समझना है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? वो समुच्चय जिसमें बाकी समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित हो, तो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल और लेता हूं मैं। मैंने माना मेरे पास ए है जिसमें है ए बी सी,
ठीक है, मेरे पास बी है जिसमें है डी ई, और मेरे पास सी है जिसमें है ए बी सी डी ई एफ। तो आप बताइए इनमें से सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए इनमें से सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। सो अगर आप ध्यान से देखें, ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है। तो इसके सारे अवयव इसमें मौजूद है। देखो डी इसमें है, डी इसमें है, ए इसमें है, ई इसमें है, सारे अवयव मौजूद है, और भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो ये जो मेरा सी समुच्चय है ये मेरा क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि इस समुच्चय में बाकी सभी समुच्चय के अवयव उपस्थित हैं। तो ये समुच्चय मेरा क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं प्रश्नावली 1.3 में। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक आपने ढंग से सीख लिया है, अगर आपने नहीं सीखा है, कोई टॉपिक आपका छूट रहा है, तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके पहले उनको निपटाइए, सीखिए, समझिए। वो चीज़ अगर आपने सीख ली ना भाई, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी आपको, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है वैसे भी। और पूरी कक्षा 11 की गणित ही आसान है, और कक्षा 11 की गणित अगर ढंग से पढ़ लो तो 12 की और आसान है। ठीक है, बस खुद को टाइम देना है, खुद पे एक बिलीव रखना है। अगर कोई चीज़ बाय द वे एक बार में नहीं आ रही तो घर पे जाके रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। और हाँ, जब मैं कक्षा 11 में आया था ना, मेरे को मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा है, और मेरे को कक्षा 11 में आते ही मैथ से इतना डर लगने लगा था कि क्या ही बताऊँ। एक तो सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, और वहाँ के टीचर इतना इतना बेकार टीचर था मेरा 11th-12th में। ठीक है, एकदम बेकार पढ़ाता था। ऐसा टीचर था सरकारी स्कूल वाला, मैं तो खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो आके कुर्सी लगा के यहाँ बैठ जाता था, ऐसे ऐसे बैठ के एक बोर्ड का ऐसा कोना पकड़ लेता था और ऐसे ऐसे करता था। हाँ बेटा, हो गया हो गया, एक क्वेश्चन कराता था और उससे पूछो डाउट्स नहीं बताता था, क्योंकि सरकारी टीचर है, सैलरी उसकी फिक्स्ड है, तुम पढ़ो फेल हो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी सैलरी उसके पॉकेट में आ रही है। एकदम सूखा सा टीचर था। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बच्चों को दिल से पढ़ाते कभी नहीं पढ़ाते थे। हालांकि वो वेल क्वालिफाइड टीचर थे, ठीक है, वो पीएचडी थे, पीएचडी, लेकिन सोचो कुछ भी नहीं है, आता तो था लेकिन वो अच्छे से पढ़ाते सिखाते नहीं थे। तो यहाँ से एक चीज़ आपको निकल, देखो आपके पास नॉलेज अच्छा है वो अलग बात है, लेकिन आप उस नॉलेज को बच्चों को कैसे सिखा रहे हो वो अलग बात है। इसीलिए टीचिंग करना एक अलग आर्ट है, आर्ट कला होती है। आपका नॉलेज आप किस तरीके से बच्चों को दे रहे हो, बांट रहे हो, ये कला है। ये एक इसी कला को टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आप लोगों को अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ। अगर कोई कमी हो मुझ में तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको दूर ज़रूर करूँगा। एक कमी तो है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पे खुद इस पर कंट्रोल नहीं है, भगवान ने दिया है, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। हाँ, पहले प्रश्न पे आ जाओ, और मैं कोशिश करना बच्चों कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ो, समझो और खुद आंसर दो। ठीक है, कह रहे रिक्त स्थानों में उपसमुच्चय या फिर उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाना है। कि उपसमुच्चय है या नहीं है ये आपको बताना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका प्रत्येक अवयव इस वाले में मौजूद है, तो ये जो समुच्चय है इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये वाला चिन्ह मैंने लगा दिया। इस वाले में आ जाओ नेक्स्ट। देखो ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है क्या? ये नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। एक ने मना कर दिया ना, तो ये हो नहीं होगा। अब ये तो सिंपल सिंपल थे। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 एक विद्यार्थी है, ठीक। और फिर बोला गया है एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, विद्यालय का विद्यार्थी है एक्स। ठीक है, तो देखो विद्यालय, विद्यालय में ही तो कक्षा 11 है ना। जो बच्चा है वो कक्षा आपके स्कूल का कोई भी नाम हो उसका एक विद्यार्थी है, और वही विद्यार्थी आपके कक्षा 11 में है। तो आपके कक्षा जिस विद्यालय में पढ़ते हो वो वहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं, और आप
उस स्कूल में हूँ, तो कक्षा 11 विद्यालय के अंदर ही तो आता है, ये विद्यालय से बाहर से आता है। कक्षा 11 छोटा है, विद्यालय बड़ा है, विद्यालय के अंदर 12 कक्षाएं हैं और कक्षा 11 तो एक ही है। तो ये कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी आपके विद्यालय में भी है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 11 कक्षा 11 विद्यालय के अंदर ही आता है। ठीक, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो ये वाला क्या बोला है, वृत्त है, कितना बड़ा वृत्त है ये पहले बोल ही नहीं रहा है। मान लेते हैं कि भाई ये एक वृत्त मैंने ले लिया, इसकी त्रिज्या मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, और इधर वाला बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। क्या ये बड़ा वाला वृत्त इसके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। ढंग से पढ़ेंगे। ये क्या बोला, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज भाई कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। और ये बोला किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक है, एक आयत है। अब देखो ये आपका नहीं है, ये आयत भी कितना ही बड़ा हो सकता है, और त्रिभुज जब लोगे तो ये बाहर भी आ सकता है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। कहाँ त्रिभुज और कहाँ आयत। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और ये बोला है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज बोल दिया, इसने एक स्पेशल नाम दे दिया है। और त्रिभुज बोला, और त्रिभुज में तो इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएगा ना, समबाहु आ जाएगा, विषम बाहु आ जाएगा, समद्विबाहु आ जाएगा, हर प्रकार का त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है वो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इसने स्पेशल नाम बोला है ना समबाहु, और यहाँ पर तो त्रिभुज बोला है, और त्रिभुज बोलते ही सभी प्रकार के त्रिभुज इसमें आ गए। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है वो इसके अंतर्गत आ रहा है, इस वजह से ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया 2, 4, 0 को भी सम संख्या में गिना जाता है, 4, 6, 8। अच्छा सम बोला है तो 0 नहीं लेंगे। देखो वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स में थोड़ा सा भी हेरफेर हो गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सम प्राकृतिक संख्या बोला है ना, तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, ये है। और इधर क्या बोला है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक में 0, 1, 2, 4, ठीक सब आता है ना। 2, 4 क्यों लिख रहा हूँ, 3 भी है, 1, 2, 3, 4 ये सब आता है, -1, -2, -3 ये सब आता है। तो कुल मिलाकर हमें क्या देखना है, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ 4 है, इधर भी 4 है, 6 है, आगे 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है। बताइए कोई भी डाउट, कोई दिक्कत? पहले स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, फिर आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अगर समझ गए स्टेटमेंट को तो प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं जांचिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। कह रहे हैं कि ये जो है इसका उपसमुच्चय नहीं है। देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर में क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है, और इधर क्या दे रखा है हमें, ए, ई दे रखा है, और ये बोला उपसमुच्चय है। सही है कथन। देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, तो ये तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो कथन क्या है भैया, सत्य है। कथन हमारा सत्य है। उसके बाद देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। कि भैया ये तो उपसमुच्चय नहीं होगा ना, ये बोल रहा उपसमुच्चय है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। देखो इसके अंदर ए है, इसका अवयव इसमें मौजूद है, तो ये कथन क्या है भैया, सत्य है।
अब एक ध्यान से देखना। अब आप सोचोगे भैया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में तो सेम चीज़ है। देखो इसमें फ़र्क है, ये चिन्ह आ गया और ये चिन्ह। बच्चे इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी कंफ्यूजन पर आधारित एक क्वेश्चन अभी आपको और मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप एक नोट करके लिख लो, नोट। ठीक, कि जब भी ये सिंबल होगा, इस सिंबल का मतलब होता है समुच्चय से। इस सिंबल का मतलब क्या होगा? समुच्चय से। और समुच्चय में ये चीज, ये वाला आता है। ठीक है, ये चिन्ह आता है। और जब भी आपका ये वाला चिन्ह होगा, इसका मतलब होता है अवयव से। और अवयव में ये चिन्ह नहीं आता है, अवयव में ये वाला चिन्ह नहीं आता है। ये नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपका जो डाउट आपके मन में बनता है, वो डाउट कभी बनेगा ही नहीं। जो एक डाउट रहता है कि है, ठीक है, वो नहीं रहेगा। ये चिन्ह क्या बताता है? समुच्चय को बताता है। समुच्चय में ये चिन्ह होना अनिवार्य है। और ये चिन्ह बताता है अवयव को, अवयव में ये चिन्ह नहीं होता है। अब देखो, ये आ गया है, ये क्या है? ये किस चीज को बता रहा है? अवयव को बता रहा है। आप कहोगे भैया ये ए है, ए तो इसमें है। ना ना ना, ये पूरा अवयव बोल रहा है, ये इसमें नहीं है। आप कहोगे भैया ए तो है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ए नहीं, ये है पूरा अवयव। ये चिन्ह के साथ पूरा अवयव है, ये नहीं है ए। आप सोचोगे भैया ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। नहीं, ये चिन्ह भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये ऐसा होता ना, अगर ये ऐसा होता, ऐसा अगर होता, तो मैं कहता कि भैया अवयव है, कि ये इसके अंदर है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये वाला चिन्ह नहीं है इसमें, ये चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये अवयव की बात कर रहा है। तो ये पूरा अवयव है, ये इसमें नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। अगर ऐसा होता तो मैं सत्य लिखता। मैं यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमें बताते हैं थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं उसमें पॉज ना लूँ पढ़ाते टाइम, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तुरंत उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करा लो, तो बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो ये टीचिंग का एक पार्ट होता है मेरे हिसाब से, कि जब भी आप बच्चों को कुछ नई चीज़ समझाओ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो में उस टाइम पढ़ाते वक्त टीचर को पॉज ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी सीख लो, क्योंकि बच्चों आगे चल के आप भी अपने भाइयों को पढ़ाओगे, आप भी कोचिंग करोगे, आप भी टीचर बनोगे, कभी ना कभी हो सकता है। तो ये पहलू होते हैं पढ़ाने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं सिखाई है, ये मैंने अपने से अज्यूम किया है, ऑब्जर्व किया है। कह रहे हैं, ये क्या बोले, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5। और फिर इसमें वाले में क्या बोला? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। बहुत सारे ततैया घूम रहे हैं, काट ना ले मेरे को। 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है कौन? 1 1 कर देती है, 2 कर देती है, 3 भी कर देती है, 4 नम 36 कर देती है, 5 नहीं करती है, 6 छंग 36। ठीक है, और 12 कर देती है, और 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे भैया, यहाँ पर आपका 5 है, परंतु यहाँ पर हमारा 5 नहीं है। है क्या? नहीं है। इस वजह से ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ये बोला उपसमुच्चय है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन हमारा क्या है भैया? असत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने आपको नोट्स बताए थे, 2 नोट लिखवाए थे, उसका अच्छे से दिमाग में डाल लेना। अब मेरे को डर लग रहा है, 3 4 ततैया घूम रहे हैं हम रूम में, कहीं अटैक ना कर दे। अटैक कर देगा तो फूल जाएगा मुंह वगैरह। अब सोच रहा हूँ वीडियो बंद करके इनको भगा लूँ पहले। अब गर्मी आ गई है ना, तो ततैया घूमने लगे, लोग छत्ता बनाने के लिए देखते हैं कहाँ पर बनाए हम। अब इस रूम में आ गए हैं, डर लग रहा है पढ़ाने में। चलिए, हमारे पास समुच्चय क्या है? 1 से लेकर 5 तक दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, सो यहाँ देखिए,
3,4 किसकी बात कर रहा है? समुच्चय की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, प्रत्येक अवयव यहाँ है, तो ये कथन सही है। ठीक, फिर देखो 3,4 ये लगा दिया। अब ये 3,4 ये पूरा यहाँ से ये तक क्या हो गया? अवयव। क्या ये 3,4 पूरा एज इट इज ऐसा का ऐसा इसमें है? नहीं है, चिन्ह के साथ नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है, गलत है ये स्टेटमेंट। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे लगा दिया 3,4, ठीक है, 3,4 है, उसके बाद फिर से क्या लगा दिया है? देखो ये तो हुआ अवयव, यहाँ से लेकर ये वर्ड क्या हुआ? अवयव हुआ, और उसके बाद ये चिन्ह लगते ही ये क्या हो जाएगा? सेट हो गया। ठीक है, क्या ये 3,4 इसमें उपस्थित है? नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब देखो, एक अवयव की बात कर रहा है, एक यहाँ पर है, एक अवयव एक के अंदर है, ये कथन सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि समुच्चय, इसका मतलब क्या होता है? इसका इस चिन्ह का मतलब समुच्चय से होता है, और जब भी समुच्चय की बात करेगा तो ये चिन्ह होना अनिवार्य है। क्या ये चिन्ह इसमें लगा हुआ है? एक में नहीं लगा हुआ है, तो ये कथन क्या है भैया? असत्य है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर देखो 125, 125, 125 है ए में? बिल्कुल है भैया, तो ये कथन क्या है? सही है। 125 ए का उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय क्या है? ये है 125। ये क्या हो गया? अवयव बोल दे रहा है, पूरा का पूरा ये अवयव है, एज इट इज। जैसा यहाँ पे लिखा होगा ना, क्या 125 एज इट इज इसके अंदर है? एज इट इज। इसी प्रकार में 125 एक साथ होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, है नहीं है, तो ये कथन क्या है? गलत है। फिर 123 ए का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय की बात कर रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो ये कथन क्या है? सही है। ए में पहले अलग से लिख लेता हूँ, नहीं तो बार बार पीछे देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये हमें ए दे रखा है। पाई, ये किसकी बात कर रहा है? अवयव। पाई समुच्चय होता है भाई, पाई समुच्चय होता है, अवयव नहीं होता भाई। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? फाई अवयव है एक, नहीं अवयव नहीं होता है, ये कथन गलत है। फाई समुच्चय होता है, फाई उपसमुच्चय होता है ना, ये सही बात कर रहा है। फाई समुच्चय होता है, तो फाई ए का उपसमुच्चय, ये कथन सही है, ये कथन सही है। अब फिर क्या बोल रहा है? फाई के ऊपर ये लगा दिया अवयव, इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? फाई, और उसके बाहर से क्या लग गया? ये लग गया, तो फाई ए का क्या है? देखो इसका मतलब क्या होता है? समुच्चय की बात कर रहा है ना ये किसकी बात कर रहा है? समुच्चय की बात कर रहा है। फाई के बाहर लग गया है ये, फाई हमारा क्या है? एक अवयव, और फाई ए का क्या उपसमुच्चय होगा? बताइए कमेंट करके इसका आंसर। तो ये जो कथन है बच्चों, फाई समुच्चय है इसका, फाई समुच्चय का समुच्चय, ये कथन क्या है बच्चों? गलत है। फाई अगर सिर्फ ये फाई लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो ये कथन सही है। उसके बाद अगर ये हम फाई को समुच्चय का समुच्चय बना रहे, तो वो कथन गलत हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, सभी उपसमुच्चय में लिखना है। तो सबसे पहले जिसको ये जो समुच्चय ए हमें दे रखा है, तो इसमें कितने अवयव हैं? n बराबर कितना है? 1 है। तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? सूत्र होता 2 की पावर n, 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही होगी। और वो दो कौन कौन सी होगी? एक तो हर एक सेट का जो उपसमुच्चय होता है फाई होता ही होता है, और खुद का खुद होता ही होता है, तो यही दो होंगी, एक फाई होगा और एक वही सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ए बी है। देखो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 2 की पावर n होता है, और n हमारे पास इस प्रश्न में कितना है? 2 है। 2 की पावर 2 यानी कि 4, अर्थात उपसमुच्चयों
कि संख्या क्या क्या हो जाएगी, एक तो 5 होगा और एक खुद वही होगा ए बी जो दे रखा है। उसके बाद एक सिंगल सिंगल ले लेते हैं, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, यही 4 होंगे। एक बार सिंगल सिंगल लेते हैं, फिर डबल ले लिया, एक 5 हो गया। 3 वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसमें 8 होते हैं। उदाहरण में ये वाला मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उदाहरण में भी मैंने करा दिया था एकदम स्टार्टिंग में समझाते वक्त, घात समुच्चय बताते वक्त, ठीक है, वहां पे मैंने करा दिया था। 5 का उपसमुच्चय 5 ही होता है ना, एक ही होगा। आप कहोगे इसमें अवयव क्या है, इसमें अवयव n बराबर अवयव n बराबर आपका 0 है, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n सूत्र होता है, 2 की पावर 0 यानी कि किसी की घात में 0 हो, 1 होता है। तो इसका जो उपसमुच्चय होगा 5 का उपसमुच्चय 5 ही होगा, क्या होगा, 5 होगा। एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। पी का मतलब पता है क्या, पावर सेट। पी का मतलब पावर सेट, सभी उपसमुच्चय बना जो भी हमें सेट दिया होता है उनका सभी उपसमुच्चय जो की संख्या कितनी है, ठीक है, संख्या पूछ रहा है आपसे। और पी ए क्या होता है, पावर सेट क्या होता है कि एक समुच्चय आपको दिया गया है, उसके आपने कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं वो निकाले और सभी को एक साथ रख दिया, उसे हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक। तो कह रहे हैं पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए 5 के बराबर है। 5 का मतलब यहाँ n कितना है, यहाँ n है 0, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। कितनी होगी, कितने अवयव हैं, तो एक अवयव है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है एग्जाम में। अब अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, फिर आ गया यार तैयार। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है, ठीक है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है, आपको इसमें रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है। देखो जब भी ये वाला चिन्ह हो तो आपको ये लगाना है, और जब भी ऐसा वाला चिन्ह हो तो आपको ये लगाना है। तो सोल्यूशन में आ जाओ, देखो इधर वाला क्या चिन्ह लगा, ये चिन्ह लगाए, ये चिन्ह लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4, और यहाँ पर ये चिन्ह लगा है कॉमा 6 लिखोगे और इधर ये वाला लग जाएगा क्लोज इंटरवल। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, -12, इधर ये वाला चिन्ह लगा है, ये लग गया, और फिर है -10, इधर ये चिन्ह लगा है, ये वाला लग गया, ठीक। फिर आ जाओ यहाँ पर 0 और इधर है 7, देखो 0 पे ये चिन्ह लगा है तो ये इधर ये वाला ये लग जाएगा क्लोज्ड, और यहाँ पे लग जाएगा ओपन। इसमें आ जाओ 3 है 4 है, इसमें ये वाला लेस देन ग्रेटर देन है, ये लग गया, लेस देन ग्रेटर देन है, ये लग गया। जब भी ये वाला चिन्ह हो ना, जिस तरफ वो उधर वो चिन्ह लगा दो। अगर इस तरफ ऐसा वाला है तो ओपन लगेगा, ऐसा ऐसा लेस देन इक्वल है तो क्लोज लग जाएगा, सिंपल। अब अब ये अंतराल आपको दे रखे हैं, ठीक है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में देखो ये पहले समुच्चय निर्माण में दिए थे, अंतराल में हमने बनाया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, और देखो ये क्या लगा है ओपन, तो यहाँ लिखेंगे x का जो मान है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ये चिन्ह जब भी होगा ना तो ये लगेगा, ठीक है, ये चिन्ह जब भी होगा तो ये लगेगा। इसमें आ जाओ, x जो है, x में ऐसा संबंध है कि x r से आ रहा है और x का मान 12 है, इधर 12 है, 12 से छोटा है। जब भी ये चिन्ह लगेगा ना ये लग जाता है, 6 या 6 से बड़ा है। समुच्चय निर्माण में हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद इसमें आ जाओ, x में ऐसा संबंध है कि x भैया r से आ रहा है वास्तविक संख्या से, और x का मान इधर
ये वाला चिन्ह लगा है, ये लग गया, इधर ये वाला चिन्ह लगा है, ये लग गया। ये हो गया समुच्चय निर्माण। ठीक, नेक्स्ट कि भैया एक्स वास्तविक संख्या से आ रहा है और एक्स का मान यहाँ पर क्लोज इंटरवल है -23 और यहाँ पर ओपन इंटरवल है 5। ये हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। देखो जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत सारे समुच्चय आ जाए, सारे समुच्चय के अवयव आ जाए, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय और दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है, तो कौन सा होगा सार्वत्रिक समुच्चय इन दोनों का, तो इन दोनों का हो जाएगा, योग करके लिखोगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, पहले का भी आंसर होगा यही और दूसरे वाले का भी आंसर यही होगा। क्यों, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी अवयव आ जाए बाकी के। तो ये पहले वाले में बोला समकोण त्रिभुज और दूसरे वाले में बोला है समद्विबाहु त्रिभुज और मैंने यू ले लिया सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये भी इसके अंदर आ जाएगा और ये जो समकोण त्रिभुज है ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। इस समुच्चय के अंदर सारे त्रिभुज हैं, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समबाहु, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, हर प्रकार का त्रिभुज इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इतना आसान है, आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, कह रहे अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिनमें इन सभी के अवयव आ रहे हों, इन सभी के अवयव मुझे मिल रहे हों। ठीक है, तो देखो ये हमारा तीसरा वाला होगा, 0 उसके पास है, 0 इधर भी है, 2 उसके पास है, 2 इधर भी है, 4 उधर है, 4 यहाँ है, 6 उधर है, 6 यहाँ है, 8 उधर है, 8 यहाँ है। फिर देखिए इसके पास 1 है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 इसके पास है, 5 है, 5 इसके पास है, इसके पास 2 4 6, 2 4 6। तो जितने पद इसके पास, इन तीनों के पास हैं, वो सारे पद इसके पास हैं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पद आ गए, 7 9 10, ये और बच गए। ये सारे पद तो आ ही गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा पद भी और हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा इन तीनों के लिए। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ठीक है, 5 सिर्फ 5 क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, ये आप भली बात ही जानते हो। और ये देखो इसमें 0 से लेकर 6 तक है, लेकिन 8 नहीं है। इसमें क्या नहीं है भैया, 8 नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है कि जितने भी समुच्चय हैं हमारे, उन सभी के अवयव होंगे, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं उसके पास, लेकिन एटलीस्ट इन तीनों के पास जितने अवयव हैं वो तीनों अवयव उसमें मिलने ही चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोल पाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोल पाएंगे। ठीक है, इन तीनों के अवयव इसके पास हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पद भी हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कह पा रहे हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से दिखा दें, क्योंकि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली है वो हमारी सॉल्व हो गई। मैंने इस प्रश्नावली को बहुत ही सिंपल वे में समझाया। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, उसके बाद प्रश्नावली कराते वक्त भी आपको मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, जिनकी मदद से आप चीज़ों को हमेशा समझ पाओगे, क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो मेरे वीडियो को कॉपी करके आपको पढ़ाते हैं,
ठीक है, ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखा है पहले की वीडियोस में। ठीक है, पहले मैं पेन कॉपी में पढ़ाता था, अब मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने पुरानी एनसीईआरटी भी पहले पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ा दी है। अगर आप इससे के आगे की वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ भाई, आई नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैं इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ हर चीज़ में, हेल्थ को लेके भी। मेरी हेल्थ डे बाय डे बिगड़ती जा रही है और स्ट्रेस भी है। प्लीज़ मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि मैं इन चीज़ों को पाकर थोड़ा खुश हो सकूँ अंदर से। ठीक है, और मेरी जो खुशी है वो आपके प्यार में है, आपके सपोर्ट में है। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।